मेरी जॉब के 2 महीने के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहां मेरे भैया और भाभी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरी भाभी का मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और भैया से तो मेरी हमेशा से ही खूब पटती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वह लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरे भैया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनके साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और भाभी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी कि तभी मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि जो विदेशी क्लाइंट हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। पर इसीलिए अब वह इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी भाभी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैंने काफ़ी देर तक बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि भैया भी अपने ऑफिस एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर तो वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो भाभी घर में अकेली ही होंगी। बच्चे भी स्कूल गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो वहां मैंने देखा कि उनके किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर कूदी, लेकिन अंदर मुझे भाभी कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इसलिए मैं इस उसी तरफ आगे बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और तभी मैंने सामने का वह नज़ारा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मेरी भाभी भाई के ऊपर थी। वह दोनों उस वक्त अपनी ही धुन में थे। उनकी गर्मजोशी की आवाज़ों से कमरा गूंज रहा था। इसी वजह से मैं इतनी देर तक जब दरवाज़ा बजाती रही तो उन्होंने कोई भी उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही ये सब देखकर पीछे हटी, क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देखा। मुझे लगा कि मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें देख लिया है तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आई हूँ। तब तक वह लोग अपने पलों को भी अच्छे से महसूस कर लेंगे और मैं उनकी इस खुशी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए ये सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी मैंने भैया को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे वहां पर होश ही उड़ गए कि भैया तो घर पर थे, लेकिन फिर वह अचानक से यहाँ कैसे आ गए। ये तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इसीलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे चली गई। मैंने उन्हें आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहाँ देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। मैं कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि वो दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो वह कहने लगे कि अरे, मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है, इसीलिए मैं वापस अब ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो तुम यहाँ क्या कर रही थी।
तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही भाभी की उस तरह की सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम गईं। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को भाभी के साथ देखा था वह मेरे भैया नहीं थे, वह तो कोई और ही था। इसका मतलब मेरी भाभी मेरे भाई को धोखा दे रही है। एक साथ मेरे दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और मैं अपनी ही सोच में गुम हो गई। तभी भैया ने मुझे हिलाते हुए कहा, रागिनी, किस सोच में पड़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें आखिर क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आ गई। मैंने उनसे बहाना बनाते हुए उस वक्त कहा कि वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बात सुनकर भैया निश्चिंत हो गए और कहने लगे, चलो ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम अपनी फ्रेंड से जाकर मिलो, मुझे भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद भैया अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पहली बार में ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे सामने देखकर भाभी बुरी तरह से चौंक गईं कि मैं तो मीटिंग के लिए गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और बस इसीलिए मैं वापस आ गई। उसके बाद वह मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसा कि हमेशा से करती आई थी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने भाभी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, बल्कि भैया के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए भाभी से पूछा कि क्या भाई दोपहर को घर लौट कर आए थे? तो वह कहने लगी कि नहीं, तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया ज़्यादातर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो वह तो सुबह को जाते हैं और फिर सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में तो उनके घर आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सब कुछ चल रहा था जो मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। भैया के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार अंदर ही अंदर से बहुत रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भाभी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं। वह अपने ही हाथों अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही हैं? क्यों वह मेरे भाई को धोखा दे रही है? मेरा भाई तो उन्हें कितना चाहता है, मेरा भाई उनकी कितनी कदर करता है, उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। फिर आखिर वह उन्हें ऐसे धोखा क्यों दे रही है? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से पक्के तौर पर ये नहीं कह सकती थी कि मैंने जो कुछ भी सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना ही होगा और भाभी पर नज़र रखनी ही होगी। मैंने उस दिन से भाभी पर ध्यान देना शुरू किया तो देखा कि रात को भाई के सोने के बाद उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता था और वह चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती रहती थी। इससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वह किसी से बात करती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वह ये सब क्यों कर रही हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने भाभी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहाँ पर वह बात करके ऊपर वाले रूम की तरफ चली गई। मैं भी उनका पीछे से चुपचाप पीछा करने लगी तो देखा कि वह एक कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतज़ार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वह उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वह आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी। मेरा उस आदमी को आज ज़िंदगी में मैंने आज पहली बार देखा था।
मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया और फिर मैंने देखा कि वह आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन भाभी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि ना जाने वह वहाँ पर किसका इंतजार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वह उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे भाभी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद भाभी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो फिर आखिर भाभी कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर भाभी की टैक्सी दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वह टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी तुरंत ही छुपकर उनके पीछे गई। फिर वह लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वह करीब 2-3 घंटे के बाद बाहर आई और उनके साथ में एक और आदमी निकला। इस बार इस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि शिवम था। शिवम मेरी भाभी के जो बड़े भाई थे उनका दोस्त था। लेकिन वह इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था और भाभी उससे इस होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे ये सारा माजरा समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन फिर अलग अलग टैक्सी में बैठकर वो लोग कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। क्या भाभी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी भाभी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। जब से भाभी की भाई से शादी हुई थी, मैंने कभी भी उन्हें ऐसी कोई हरकत करते हुए नहीं देखा था जिससे मुझे उनके चरित्र पर शक हो। बल्कि उन्होंने तो हमारे परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाला था और मेरे माँ बाप की भी बहुत केयर की थी। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाभी किसी दूसरे घर की लड़की हैं, बल्कि उन्होंने हमें हमेशा अपने सर आंखों पर रखा। लेकिन फिर आज जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वह क्या था? वह लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर कर क्या रही थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं तो घर में रह रह कर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग तो सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हो और बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जो मेरे साथ में जाकर कहीं बाहर घूम कर आए। ऐसा करो, एक काम करो, तुम और तुम्हारे भैया एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी भाभी का सफ़ेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही मैंने भाभी को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते हुए देखा। लेकिन फिर भी वह मुझसे ऐसे जता रही थी कि जैसे ना जाने कितने महीनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस से जल्दी ही घर वापस आ गई तो भाभी ने दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था शायद वही आदमी आज भी वापस आया हुआ होगा। ये सोचकर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में बड़बड़ाई कि आज तो मैं इन लोगों को किसी भी हाल में छोड़ूंगी ही नहीं। मेरी भाभी मेरे भाई के साथ बहुत गलत कर रही है और उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वह अपनी इच्छाओं में इस कदर अंधी हो गई हैं कि अपनी सारी सीमाएं भूल चुकी हैं। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते से घर के अंदर पहुंची तो अंदर के नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर तो सब कुछ बहुत खराब पड़ा हुआ था और तभी भाभी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उनके कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत ही लपक कर उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे मैंने होटल में देखा था वह भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत ही आओ देखा न ताओ और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार कर दिया। वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सामने देखकर भाभी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, रागिनी तुमने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने भाभी से कहा कि ये कौन है और ये घर में इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था? भाभी मुझसे कहने लगी, ये चोर है और ये यहाँ पर चोरी करने आया था।
मैंने भाभी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान ही पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर भाभी हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी किसी भी काली करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? मैंने आपको और इस आदमी को ऐसी हालत में इस कमरे में वह सब कुछ करते हुए देखा है जिसको मैं कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से भी निकलते हुए देखा था। मेरी ये बात सुनकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगीं और गिड़गिड़ाने लगीं। कहने लगीं कि इस सब के बारे में मैं अपने भाई को कुछ भी ना बताऊं। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गृहस्थी को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि अपने ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाएं। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यहाँ तक कि आप सिर्फ एक इस आदमी के साथ ही नहीं बल्कि उस शिवम के साथ में भी ये सब कर रही हैं। और आप ना जाने कितने ही आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अरे आपके जैसी औरत को तो डूब कर मर जाना चाहिए। भाभी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो रागिनी, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद में वो तुरंत ही दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक गन निकाली और अपने सर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने भी जल्दी से जाकर उनका हाथ पकड़कर उनसे उस गन को छीन लिया। ये सब कुछ देखकर मैं खुद भी बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आपने ये सब आखिर किया ही क्यों? आप क्यों कर रही थी ये सब? वह कहने लगी कि ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी बल्कि मैं मजबूर थी, क्योंकि ये आदमी मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। भाभी के मुंह से ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको ये ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों, आखिर किस वजह से? भाभी ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं अब इस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि अब इससे निकल पाना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी तब ही मैं आपकी मदद करूँगी। उसके बाद भाभी ने और मैंने दोनों ने मिलकर उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर अच्छे से कपड़ा भी लपेट दिया। मैंने भाभी को पानी पिलाया और फिर उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने अपने अतीत के वह पन्ने खोलने शुरू किए जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था। भाभी ने कहा कि शादी से पहले भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी उनके लिए रोमांटिक डेट्स ऑर्गेनाइज करते तो कभी उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद से भैया ने तो उन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उन्होंने इस चीज़ की कई बार शिकायत भैया से की कि वह उन्हें अब समय नहीं देते हैं, लेकिन वह तो हर बार बस उनसे यही कहते रहते कि वो उनके लिए ही तो ये सारे पैसे कमा रहे हैं और फिर रुपए पैसे की जब कोई कमी नहीं है तो फिर वह उनसे शिकायत क्यों करती रहती हैं। भाभी ने भैया को कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है, उन्हें भाई के समय की ज़रूरत है। लेकिन भाई ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे। इसी दौरान भाभी की माँ की तबीयत जब कुछ खराब हुई तो उन्होंने भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि भाभी के पापा का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था और इधर जो भाभी के खुद के भैया भाभी थे वह लोग भी भाभी के मायके गए हुए थे, क्योंकि उस वक्त भाभी की माँ का देहांत हुआ था। इस कारण से भाभी की माँ बिल्कुल ही घर में अकेली थी। उसके बाद जब भाभी वहाँ पर पहुँची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भाभी के भैया के दोस्त शिवम अक्सर ही उनके घर आ जाया करते थे। न जाने कैसे, लेकिन उन्होंने भाभी के चेहरे की उदासी को भांप लिया और फिर उन्होंने धीरे धीरे भाभी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। भाभी को भी उनके साथ अच्छा लगने लगा। वह बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा करता था और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। एक तरह से जो खुशियाँ, जो क्वालिटी टाइम भाभी को अपने पति से चाहिए था, वह चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके पति दे। वह सब समय अब शिवम उन्हें और उनके बच्चों को दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहाँ से आना पड़ा तो शिवम ने उन्हें प्रपोज कर दिया।
जिसे सुनकर वह पूरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया। शिवम ने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह ही सकती है, लेकिन भाभी ने कहा कि अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहती और उसके बाद वह वहाँ से वापस यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद भैया का अभी भी वही रवैया था। भाभी ने कई तरीके अपनाए थे कि भैया उन पर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था और इधर भाभी को अकेलापन खाए जा रहा था। वही रोज की बोरिंग जिंदगी से वह पूरी तरह से ऊब चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही शिवम का उनके पास फ़ोन आया। उसने सबसे पहले तो अपने उस दिन की बात के लिए भाभी से माफ़ी मांगी और फिर उसने कहा कि हम एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त हमेशा से ही नज़र आता था। भाभी ने सोचा कि दोस्ती में तो कोई बुराई नहीं है और फिर उस दिन से उनकी शिवम से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे शिवम उनसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन शिवम का घर आना भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए भाभी ने फिर शिवम से घर आने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन शिवम ने भाभी से मिलने के लिए फिर होटल का रास्ता चुना। और जब एक दिन भाभी होटल में शिवम से मिलने के लिए गई तो वह उस दिन अपनी सारी सीमाएं लांघ गई थीं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जैसे ही शिवम से थोड़ा सहारा मिला तो उनके कदम बहक गए और फिर वह सब कुछ कर बैठी जो उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद तो ये एक जैसे सिलसिला सा चल पड़ा था। जब वह चीज़ एक बार हुई तो फिर वह बार बार होने लगी। शिवम ने उन्हें समझाया कि इस सब में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें भी सुकून मिलता है और उसे भी। इसके बाद जब भाभी दोबारा से अपने मायके गईं तो फिर उन दोनों का आपस में एक बार फिर से मिलने का मन करने लगा, लेकिन आखिर वह वहाँ पर कहाँ जाते, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए शिवम ने अपने एक दोस्त का एक घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वह भाभी को लेकर उस घर में चला गया। वहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी इच्छाओं को जी भर के पूरा किया और फिर वह दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद भाभी फिर से अपनी इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गईं और फिर एक दिन शिवम का उनके पास फ़ोन आया और उसने जो खबर भाभी को सुनाई उसे सुनकर तो उनके पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। शिवम ने भाभी को बताया कि उसके दोस्त अमन ने उनका और शिवम का उस तरह का कोई वीडियो बनाकर तैयार कर लिया है। दरअसल वह लोग जब लास्ट टाइम शिवम के दोस्त अमन के घर अपना समय बिताने के लिए गए हुए थे तो उसने वहां पर पहले से ही एक हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसमें अब उनका वह वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और अब वह शिवम को ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात सुनकर तो भाभी के होश ही उड़ गए। भाभी ने तुरंत ही भैया से ये बहाना बनाया कि वह 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती हैं। भैया ने उन्हें इजाज़त दे दी और उसके बाद भाभी जब वहाँ पहुँची तो शिवम के दोस्त अमन ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि वह ये वीडियो एक शर्त पर ही किसी को भी नहीं दिखाएगा। अगर भाभी जो शिवम के साथ अब तक करती आ रही थी वही सब अब अमन के साथ भी करें। ये शर्त सुनकर तो भाभी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, लेकिन फिर वह मजबूर हो गई और उन्हें मजबूरी में वह सब अमन के साथ भी करना पड़ा। उसके बाद तो उन्हें लगा कि अब शायद उनका इस सब से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो ये जैसे सिलसिला चल निकला। अमन उन्हें ब्लैकमेल करके डरा धमकाकर उनके घर का पता भी उनसे जान लिया और फिर तो वह जब उसका मन करता तब यहाँ घर आकर उनके साथ वह सब करने लगता और फिर तो धीरे धीरे वह भाभी से पैसों की डिमांड भी करने लगा था, जिससे अब भाभी बहुत तंग आ चुकी थी। भाभी ने कहा कि मुझे तो वैसे लगता है कि जैसे मैं एक जाल में फंस चुकी हूँ, क्योंकि इधर मैं शिवम को भी कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं उसे बताती कि मैं उसकी पीठ के पीछे अमन के साथ भी यही सब अभी तक करती आ रही हूँ तो फिर वह मुझे धोखेबाज समझता, जबकि मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। इतना कहते हुए भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि अमन को होश आ गया। मैंने उससे तुरंत ही उसका फ़ोन छीना और उसके फ़ोन में पड़ा हुआ वह भाभी और शिवम का वीडियो डिलीट कर दिया।
मैंने उससे कहा कि अब आज के बाद अगर तुम मेरी भाभी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट करने से तुम्हारी भाभी बच जाएगी? अरे अभी एक वीडियो तो शिवम के फ़ोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे और भाभी के दोनों के ही होश उड़ गए। भाभी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब अमन ने बताया कि ये सब तो शिवम का ही बना बनाया प्लान था। उसने ही कहा था कि वह बहाने से तुम्हें मेरे घर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो भी तैयार कर लेगा और फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ अपनी इच्छा भी पूरी करूंगा और तुमसे पैसे भी ले लूंगा और फिर वह पैसे मेरे और शिवम के बीच में आधे आधे बट जाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिलकर तुम्हें खूब पैसों से भी लूटते रहेंगे और तुम्हारे शरीर से भी तुमको खूब लौट कर फ़ायदा उठाते रहेंगे। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत निकली कि तुम्हें इस सब की आज तक भनक तक नहीं लगी कि किस तरह से हम दोनों मिलकर तुम्हारा कैसे फ़ायदा उठा रहे थे। ये सब सुनकर तो भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली कि अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरे बच्चों को मेरे जैसी माँ कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। भाभी एक बार फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि जज्बाती होकर आप फिर से कोई बेवकूफ़ी ना करें। पहले ही आप अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए बहुत सारे इस तरह के कदम उठा चुकी हैं, लेकिन कम से कम अब तो कोई भी ऐसा काम ना करें। अब तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा? वह तो बेचारे बेसहारा हो जाएंगे। वह मुझसे कहने लगी कि तो फिर अब तुम ही बताओ कि मरने के सिवा मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? आखिर इस सबसे मैं कैसे बचूंगी? मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर शांत रहिए। मैंने भाभी से कहा कि अब आप ऐसा करिए कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि आप भैया को सब कुछ बता दीजिए। मेरी बात सुनकर भाभी बुरी तरह से रोने लगी। बोली, मैं तुम्हारे भैया को ये सब नहीं बता सकती। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वह तो मुझे तलाक ही दे देंगे और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं मर ही जाऊँ। मैंने उनसे कहा कि आप समझती क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर भाभी भैया को सब कुछ बताने के लिए किसी भी हाल में तैयार ही नहीं थी। इधर अमन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी भाभी के फ़ोन की घंटी बजी। भाभी ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो भाई ही उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वह बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और आराम से रिलैक्स होकर भाई का फ़ोन उठाओ। मेरे कहने पर उन्होंने भाई का फ़ोन उठाया तो हमें ये बात पता चली कि भाई तो 2 हफ्ते के लिए शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं और बस अभी आधे घंटे में ही वो घर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने भाभी से उनका बैग पैक करके तैयार रखने को कहा क्योंकि उन्हें तुरंत ही निकलना होगा। ये सुनकर तो भाभी बुरी तरह से हड़बड़ा गई कि अब वो क्या करेंगी। और इधर अमन भी उनके सामने बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने भाभी से कहा कि आप ऐसा करिए, पूरे घर की सारी चीज़ें सही से रख दीजिए और अमन को हम दोनों लोग अपने कमरे में बंद करके रखेंगे जब तक कि भाई यहाँ से चले नहीं जाते। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा ही किया। भाई तो इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो घर आए और उन्होंने अपना सीधा बैग उठाया और तुरंत ही निकल लिए। तब हम दोनों ने थोड़ी देर चैन की सांस ली। मैंने अपना कमरा अच्छे से बंद कर दिया और अमन को भी बहुत अच्छे से बांध दिया था। मैंने भाभी से कहा कि आप एक काम करो, आप शिवम को अभी तुरंत ही फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और उससे कहो कि आप इस वक्त घर में बिल्कुल ही अकेली हैं और इसीलिए आप उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हैं। भाभी ने मेरे कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया और शिवम, जो कि हमेशा ही इन सब चीज़ों के लिए तैयार बैठा रहता है, वह तुरंत ही तैयार होकर आ गया। वो अगले दिन ही घर आ चुका था। भाभी ने उसे चाय बनाकर पिलाई। मैं भी अपने कमरे में छुप गई थी और छुपकर ही मैंने उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी थी
चाय पीते ही वह अपने होश खोने लगा। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और उन्हें सारी बातें बता दी कि ये लोग किस तरह से मेरी भाभी को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका गलत तरीके का वीडियो बना दिया था। उसके बाद पुलिस ने शिवम के फ़ोन से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी सारी जानकारी वह सिर्फ मुझे ही देंगे और घर पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर ये सब के बारे में मेरे भाई को कहीं से भी पता चल गया तो मेरी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरा भाई भी इस सब से न जाने क्या कुछ कर बैठेगा और मैं अपने भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। उसके बाद पुलिस शिवम और अमन दोनों को ही अपने साथ पकड़कर ले गई और उन पर केस चलने लगा। इधर जो भी सबूत और भाभी की गवाही थी जो उन्होंने कोर्ट में दी थी, उसके बिना पर शिवम और अमन दोनों को 10 साल की सज़ा हो गई। इस केस से जुड़ी जितनी भी कार्रवाई थी उसको मैंने ही हमेशा आगे जाकर हैंडल किया ताकि भैया को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। भाभी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी और अपनी ही नज़रों में पूरी तरह से गिर चुकी थी, पर मैंने उन्हें समझाया कि आपने जो गलती की है अब उसकी कोई माफ़ी तो नहीं है, लेकिन अब आप अपने आप से एक वादा करिए कि अब आप सिवाय मेरे भैया के और किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहा क्योंकि मेरी ही वजह से उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने से बच गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी ननद पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वह तो मुझे अपने भाई से तुरंत ही तलाक दिलवा देता। भाभी का सोचना बिल्कुल सही था। जब पहली बार मुझ पर अपनी भाभी की सच्चाई खुली थी तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरा भाई भाभी से बहुत प्यार करता है। अगर वह दोनों अलग हो भी जाते तो शायद मेरा भाई इस गम में पागल ही हो जाता और मैं अपने भाई की ज़िंदगी और बसी बसाई ज़िंदगी बिल्कुल भी उजड़ने नहीं दे सकती थी। भाभी ने मुझसे वादा भी किया कि अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपने पति पर ही ध्यान देगी। शिवम और अमन को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी और भाभी को भी सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।